प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओडिशा के संबलपुर स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान के स्थायी परिसर की रखी आधारशिला। कहा, यह संस्थान होगा ओडिशा की पहचान। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है लगातार। कोविड-19 से देश को सुरक्षित रखने से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक में दिखी उनकी दूरदृष्टि। लखनऊ समेत देश के 116 जिलों के 259 स्थानों पर चल रहा है कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। प्रदेश के 2 शहरों में आयोजित किया गया ड्राई रन। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर कलेक्ट्रेट में अधिवक्ता भवन की रखी आधारशिला। 9.8 करोड़ की लागत से बनेगा ये नवीन भवन। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। ओडिशा के संबलपुर स्थित IIM में स्थायी परिसर की आज बुनियाद रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बटन दबाकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए परिसर का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में ओडिशा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। पीएम ने कहा कि आज स्थायी परिसर के शिलान्यास के साथ ही यहां के युवा सामर्थ्य को मजबूती देने वाली एक शिला भी रखी गई। पीएम ने उम्मीद जताई कि IIM का ये स्थायी परिसर ओडिशा की संस्कृति और संस्थानों की पहचान के साथ ओडिशा को मैनेजमेंट जगत में नई पहचान देगा। IIM कैंपस के शिलान्यास के साथ ही ओडिशा के युवा सामर्थ्य को मजबूती देने वाली एक नवीन शिला भी रखी गई है। IIM संबलपुर का परमानेंट कैंपस ओडिशा की महान संस्कृति और संसाधनों की पहचान के साथ ओडिशा को मैनेजमेंट की दुनिया में नई पहचान दिलाने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में खेती से लेकर स्पेस तक जो अभूतपूर्व रिफॉर्म किए जा रहे हैं, उनमें स्टार्टअप के लिए स्कोप लगातार बढ़ता जा रहा है। युवाओं को अपने कैरियर को देश की आकांक्षाओं और आशाओं के साथ जोड़ना होगा। इस दशक ब्रांड इंडिया को नई पहचान दिलाने की जिम्मेदारी विशेष रूप से हमारे युवाओं पर है। खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक जो अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उनमें स्टार्टअप्स के लिए स्कोप लगातार बढ़ रहा है। आपको इन नई संभावनाओं के लिए खुद को तैयार करना है। आपको अपने कैरियर को भारत की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ जोड़ना है। इस नए दशक में ब्रांड इंडिया को नई ग्लोबल पहचान दिलाने की जिम्मेदारी हम सब पर है, विशेष रूप से हमारे नौजवानों पर है। पीएम ने आगे कहा कि संबलपुरी कपड़ा और हस्तशिल्प दुनिया भर में मशहूर है। IIM के छात्रों के लिए संबलपुर को लोकल को वोकल बनाना एक अहम दायित्व है। संबलपुरी टेक्सटाइल भी देश विदेश में मशहूर है। बांदा इक्कत फैब्रिक, उसका यूनिक पैटर्न डिजाइन और टेक्सचर बहुत ही खास है। इसी तरह इस क्षेत्र में हैंडीक्राफ्ट का इतना काम होता है। सिल्वर फिलिग्री, पत्थरों पर नक्काशी, लकड़ी का काम, ब्रास का काम, हमारे आदिवासी भाई बहन भी इसमें बहुत पारंगत है। IIM के छात्र छात्राओं के लिए संबलपुर के लोकल को वोकल बनाना उनका एक अहम दायित्व है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 6 वर्ष से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। दुनिया में इकलौते ऐसे नेता हैं जो 6 वर्ष से अपनी लोकप्रियता में लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। उन्होंने जो काम किया है उसे पूरी दुनिया से सराहा है। प्रधानमंत्री दूरदृष्टि के नेता हैं और हमेशा उनके एजेंडे में राष्ट्र हित सर्वोपरि रहता है। देश के लिए सब कुछ और देश ही सब कुछ नरेंद्र मोदी जी के कार्यों में दिखता है। आत्मनिर्भर भारत से लेकर गरीबों को योजनाओं का लाभ देने तक उन्होंने सराहनीय कार्य किया है। दुनिया में मोदी जी की लोकप्रियता और सबसे विशेष बात है कि पिछले 6 साल दुनिया के एकमात्र नेता ऐसे हैं जिनकी लगातार बरकरार है या बढ़ रही है। 6 साल, इट्स अ रेयर फिनोमिना। ये दुनिया में ऐसा नहीं होता। कभी सफलता रहती है, कभी विफलता आती है, कभी रेटिंग बढ़ता है, कभी कम होता है, लेकिन मोदी जी है कि जिनका रेटिंग लगातार बढ़ रहा है। गैलप इंटरनेशनल ने भी एक सर्वे किया था तो जिसमें आया था कि 91% भारतीय मानते हैं कि कोविड के बारे में मोदी जी ने जो किया है काम वो बहुत अच्छा है। सी वोटर और IANS ने भी सर्वे किया है, उसमें 75% लोगों ने कहा है कि कोविड के बारे में मोदी जी की रणनीति बहुत सफल रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी प्रशंसा की है। आपको मालूम है उनके विभिन्न कामों के लिए विभिन्न दुनिया के अवार्ड से उनको नवाजा गया है। ये बेहद लोकप्रियता क्यों है? क्योंकि मोदी जी दूरदृष्टि से सोचने वाले नेता है। देश की विकास की उनकी एक निश्चित विजन है और उसके लिए वो कार्यक्रम बनाते हैं और सफल करते हैं। देश प्रथम, यही उनकी धारणा है। देश के लिए सब कुछ और देश ही सब कुछ। इस धारणा से जो काम करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि रखते हैं, उसको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, ये नारा लेकर आगे बढ़ते हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना से लोगों को जागरूक रखा है, जिसका लाभ देश को मिला। उसके कारण एक बड़ी आबादी कोरोना से बची है, लेकिन अब जब दवा आ गई है तब प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि दवाई भी कड़ाई के साथ देश आगे बढ़ता रहेगा। 96 से 97% तक रिकवरी रेट भी प्रधानमंत्री के दूरदृष्टि वाले फैसले के कारण हो सका है। कोरोना से युद्ध किया और लोगों को जागरूक रखा और बहुत सिंपल नारे उन्होंने गढ़े। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। दूसरा नारा भी सब में लोकप्रिय हुआ, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और अब तीसरा, दवाई आने के बाद उन्होंने तीसरा नारा दिया है, दवाई भी कड़ाई भी। तो सावधानी बरतने का अभी भी उनका सलाह सब देश को है। उन्होंने समय पर लॉकडाउन किया, इसलिए देश का नुकसान कम हुआ। नहीं तो 130 करोड़ देश में यह बीमारी भयंकर रीति से फैल सकती थी। अमेरिका में 3 करोड़ लोगों को इन्फेक्शन हो गया। हमारा कितना हो सकता था? और आज दुनिया का सबसे ज्यादा रिकवरी रेट 97% ये भारत का हो गया। ये प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि की सोच और नियोजन योजना, ये जिस तरह से किया उसके कारण ये हुआ है। जीएसटी को लेकर अच्छी खबर है। दिसंबर माह में जीएसटी में अब तक का रिकॉर्ड कलेक्शन दर्ज किया गया है। जीएसटी का बेहतर होना केंद्र और राज्य दोनों के लिए ही बड़ी राहत की खबर है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले महीनों में अर्थव्यवस्था में सुधार होने से जीएसटी कलेक्शन और बेहतर हो सकता है। अब तक किसी एक महीने में इतना जीएसटी कलेक्शन अब तक नहीं देखा गया था। बीते साल के दिसंबर माह से तुलना करें तो जीएसटी में 12% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
87 लाख कारोबारियों ने अपना जीएसटी रिटर्न दाखिल किया है। ये आंकड़ा आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकता है। जीएसटी में 3 मुख्य हिस्से होते हैं। केंद्र के हिस्से को सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी के नाम से जाना जाता है, जबकि राज्यों के हिस्से को एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी कहा जाता है। राज्यों के बीच होने वाले कारोबारियों पर इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है, जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी कलेक्शन भी शामिल होता है। एक तय फॉर्मूले के आधार पर आईजीएसटी को केंद्र और राज्यों के बीच बांट दिया जाता है। सारी औपचारिकताओं के बाद दिसंबर में केंद्र को 44,641 करोड़ रुपए और राज्यों को 45,485 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी इंपोर्ट ड्यूटी में देखने को मिली, जो 27% की रही। इससे पहले अप्रैल 2019 में सबसे ज्यादा 1,13,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन देखने को मिला था। नवंबर के मुकाबले दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन बढ़ने की 2 खास वजह रही। पहली वजह रही आर्थिक गतिविधियों में आ रही तेजी। इसके साथ ही जीएसटी चोरी को रोकने के लिए वित्त मंत्रालय की ओर से उठाए गए ठोस कदमों का भी असर देखने को मिला है। ये लगातार तीसरा महीना है जब जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए के स्तर से ज्यादा रहा है। कोविड महामारी के मद्देनजर देश भर में लगे लॉकडाउन से साल की पहली और दूसरी तिमाही में जीएसटी कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली, लेकिन तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर और दिसंबर अवधि में औसतन 7% की बढ़ोतरी देखी गई। राज्यों की बात करें तो त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, दादरा एंड नागर हवेली और उड़ीसा में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर, दमन एंड दीव, अरुणाचल से होने वाले जीएसटी कलेक्शन में कमी देखी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश भर में आज 116 जिलों के 259 स्थानों पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। ये ड्राई रन देश के हर राज्य में 2-2 शहरों में आयोजित किया गया है। देश के तमाम हिस्सों से ड्राई रन सेंटर की लगातार तस्वीरें आ रही हैं। राजधानी दिल्ली में दरियागंज के पीएससी जीडीपी अस्पताल और साउथ ईस्ट के एक निजी अस्पताल में ड्राई रन का इंतजाम है। हर पॉइंट पर 25 स्वास्थ्य मौजूदा रहना अनिवार्य है और इस पूरे अभ्यास के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम नजर भी रख रही है। आपको यहां बता दें कि होने वाले अभ्यास के दौरान कोई वैक्सीन नहीं दी जा रही है। दरअसल टीकाकरण से पहले सरकार की ओर से एक अभ्यास किया जा रहा है कि सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं या नहीं। इसके लिए सरकार कोविन ऐप के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग को भी टेस्ट कर रही है। देशवासियों को जल्द ही कोरोना वैक्सीन दिए जाने की संभावना बढ़ती दिख रही है। कोविड-19 वैक्सीनेशन का ड्राई रन आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एसजीपीजीआई, केजीएमयू, राम मनोहर लोहिया, सहारा अस्पताल के साथ मॉल और मलिहाबाद के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर किया गया। केजीएमयू में आज हुए ड्राई रन में लगभग 50 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया, जिन्हें आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया। वैक्सीनेशन दिए जाने की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न स्थितियों पर विशेष नजर रखी गई, ताकि जब भी कोरोना टीकाकरण किया जाए तब किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए या उससे प्रभावी तौर पर निपटा जा सके। कि वैक्सीन को लगाने में पेशेंट को कोई दिक्कत होगी कि नहीं होगी, कोई प्रक्रिया में कोई कमी रह जाएगी, तो उसी सब चीज़ों को पता लगाने के लिए ड्राई रन किया जा रहा है। गोरखपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में अधिवक्ताओं के लिए 9.8 करोड़ की लागत से चैम्बर की आधारशिला रखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिवक्ताओं और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मंडल में जितने भी कार्यालय होंगे वो एकीकृत भवन से जुड़े रहेंगे। अधिवक्ताओं की समस्याओं को देखते हुए इस चैम्बर का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे अधिवक्ताओं को सर्दी, गर्मी और बरसात में बैठने के लिए उचित स्थान मिल सके। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सरकार के कार्यों का व्याख्यान करते हुए कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोविड के दौर में सरकार के अच्छे कार्यों की प्रशंसा की है। मंडल के जितने भी कार्यालय होंगे वह एकीकृत भवन में हम लोग देने जा रहे हैं और मुझे लगता है इसका सबसे अधिक लाभ या तो जनता को होगा या अधिवक्ता भाइयों बहनों को होगा, क्योंकि उनको अब अपने वादकारी के कार्य के लिए 10 कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि एक ही बिल्डिंग में, ही जगह में उनको सारी सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। इस दृष्टि से यह कार्यक्रम का शुभारंभ हम गोरखपुर से करने जा रहे हैं। गोरखपुर के मंडल से जुड़े हुए पहले चरण में सभी कार्यालय एक भवन में हम लोग लेके आने जा रहे हैं। उसके निर्माण कार्य की स्वीकृति हम लोगों ने दे दी है। उसके साथ ही हम जहां पे कोर्ट का भवन बने, जहां पर मंडल के सभी कार्यालय बने या मंडलायुक्त से जुड़ी हुई जो कमिश्नर का कार्यालय बने, तो वहां पर
उनके बार एसोसिएशन के लिए भी, जितने भी उनके स्वयं के कार्यालय के लिए भी और अधिवक्ताओं के चैम्बर्स के लिए भी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों जब एक साथ मिलकर के चलेंगे तब हम वादकारी के हितों को संरक्षित कर पाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय ने वाराणसी में एक प्रेस वार्ता में राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मकर संक्रांति तक मंदिर की नींव की ड्राइंग आ जाएगी, जिसके बाद कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मंदिर की नींव मजबूत और दीर्घायु हो, इसके लिए देश के वरिष्ठ प्रोफेसर और वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT चेन्नई, IIT मुंबई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, टाटा और लार्सन टब्रो के इंजीनियर्स सामूहिक विचार विमर्श में लगे हैं। चंपत राय ने बताया कि आगामी 2023 तक भव्य श्री राम मंदिर का रूप समाज की संतुष्टि लायक सामने आ जाएगा। उन्होंने देश की जनता से अपील की है कि राम मंदिर निर्माण के लिए कोई भी सोना, चांदी या अन्य धातु दान में न देकर केवल 10 रुपए ही दान दें। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण में सभी धर्म के लोग बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहे हैं। भगवान राम जिसके जीवन का आदर्श है, जो अपनी परंपराओं को राम के जीवन से जोड़ते हैं, जिनको लगता है कि हमारे बाप दादा 1528 के पहले राम के अनुयायी थे, जिनको लगता है कि बाबर इस देश का आक्रमणकारी था, हमारा संबंध बाबर से नहीं है, जो इस देश में सुख शांति के इच्छुक हैं, ऐसे मुस्लिम धन दे रहे हैं। 3 वर्ष मैंने कहा, काम शुरू होने के बाद 3 साल लगे। संतुष्टि लायक संतुष्टि इसलिए कह रहा हूँ कि 3 साल के बाद का तो दृष्टा मैं नहीं बन सकता। इसमें मैनुअल कार्विंग ज्यादा है। ये मैनुअल कार्विंग कोई गिनती और गणना नहीं हो सकती। मजदूर ये तय कर सकते हैं कि ये छत कितने घंटे में डालनी है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में श्रम, सेवायोजन एवं समन्वय विभाग उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि उनके जन्मदिन पर विभिन्न जिलों सहित लखनऊ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें उनकी पुत्री सांसद बदायूं संघमित्रा मौर्य सहित 270 रक्तदाताओं ने शिविर में रक्तदान किया। इसी के साथ ही तीमारदारों सहित गरीबों को कंबल वितरण कर सामूहिक भोज का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, KGMU के कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर बिपिन पुरी और KGMU ब्लड विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर तुलिका चंद्रा भी शामिल रहीं। हैदराबाद से आई हूँ और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जन्मदिन के उत्सव पर हम लोग ब्लड दान करने आए हैं। बहुत खुशी की बात है, किसी को गरीब को ये हमारा ब्लड डोनेट हो। आज माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। चूँकि ये KGMC मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर बहुत सारे असहाय लोग आते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी कैंसर से कोई पीड़ित है, उनके पास जब रक्त की व्यवस्था नहीं होती है तो दर भटकते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो आज रक्तदान हो रहा है, उनके लिए जीवन दान का काम करता है। सेवा कार्य से जोड़ करके इस बार सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 29 दिसंबर से मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा है, जो निरंतर भी आगे चलता रहेगा। और इस एक हफ्ते में विभिन्न आयोजनों के माध्यम से कहीं पर रक्तदान, कहीं पर अस्पतालों में जाकर के मरीजों की फल वितरण करना, कहीं उनके तीमारदारों को भोजन खिलाना, कहीं दलित बस्तियों में, गरीब की बस्तियों में तहरी भोज और शय भोज, तो कहीं पर कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसी क्रम में आज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रांगण में यहाँ पर रक्तदान शिविर चल रहा है, जिसमें लगभग 270 लोग आज अपना रक्तदान करेंगे। और इसी के साथ ही साथ इसी प्रांगण में कंबल वितरण का भी कार्यक्रम चल रहा है। बाहर गेट पर तहरी भोज का भी आयोजन है। और इसी तरीके से पूरे प्रदेश में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जौनपुर के जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने अपने कार्यालय के बाहर बने कक्ष का उद्घाटन अपने ही कार्यालय में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के हाथों से कराया। पहले जिलाधिकारी के पास
जो लोग शिकायत लेकर आते थे कि उन्हें बाहर लाइन में खड़ा होना पड़ता था, उसको ध्यान में रखते हुए डीएम ने अपने कार्यालय के सामने कक्ष का निर्माण कराया है, जिसमें एलईडी, टीवी, कंप्यूटर और लोगों के बैठने के लिए सोफे लगवाए गए हैं। उस कक्ष का उद्घाटन करने पहुंचे जिलाधिकारी ने अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ओम प्रकाश यादव से कक्ष का उद्घाटन करवाया। ओम प्रकाश ने बताया कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से डीएम द्वारा उनसे उद्घाटन कराया जाएगा। ओम प्रकाश ही नहीं बल्कि जिले की जनता भी डीएम के इस कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं। ये तो हम बिल्डिंग बन रही थी हम तो सपनों में नहीं देखे थे कि हम इसका उद्घाटन कर पाएंगे। जिलाधिकारी हमारे इतने अच्छे आदमी हैं जिनके उनकी वजह से जो है कि हम आज हमारा मन बहुत बड़ा कि हमारे जिलाधिकारी महोदय इतने अच्छे हैं कि जो हमसे उद्घाटन कराए इस बिल्डिंग। तो किस तरह से इसमें इस कक्ष को किस रूप में इस्तेमाल किया जाएगा? इसमें जो है कि मतलब जो लोग आएंगे इसमें बैठेंगे, उनको बैठाया जाएगा, इसीलिए कक्ष बनाया गया है। सुल्तानपुर में 73 वर्ष बाद भी कुछ ऐसे गांव हैं जिनके पास आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर इटकौली और दलई का पुरवा जैसे गांव में संपर्क मार्ग नहीं है। कच्चे मार्गों के कारण बरसात में लोगों का मुख्यालय आना जाना दूभर हो जाता है। वैवाहिक कार्यक्रम में न बारात पहुंच पाती है और न ही एम्बुलेंस गांव तक जा पाती है। 100 परिवारों वाले इस गांव को अब सांसद मेनका संजय गांधी पर भरोसा है, जिससे गांव वालों की दूरभाष के माध्यम से बात हुई तो उन्होंने अविलंब सड़क निर्माण कराने का आश्वासन दिया है। यहाँ रास्ते की बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, रास्ता है ही नहीं, 4 चक्का के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर कोई इमरजेंसी पड़ गई तो क्या नाम की गाड़ी आ नहीं पाती यहाँ, और दूसरे के बाग से रास्ता है तो आने के लिए प्रॉब्लम है। अगर वो रोक दिया तो किस रास्ते से हम आ जाएंगे? हम लोग की रास्ता की दिक्कत है जी, रास्ता कहीं से नहीं रास्ता है। अच्छा, वो तो डीएम की दरखास्त दिए थे तो वैसे लेखपाल आए थे, सब कुछ आए थे, कानून को आए थे, वहाँ नापने पुलिया तक बिल्कुल फाइनल है, उसमें कोई रोड़ा नहीं है, बंजर है पूरा। अच्छा। प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति अभियान को आजमगढ़ परिक्षेत्र के उप पुलिस महानिरीक्षक सुभाष चंद्र दुबे ने नया आयाम देने के साथ ही मानवीय संवेदना की अद्भुत मिसाल पेश की है। जनपद में तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिले के गांव नरीमपुरम थाना एलनदुरिया की भटक रही 60 वर्षीय विक्षिप्त महिला नागलक्ष्मी को अथक प्रयास से उनके परिजनों से मिलवाया है। उप पुलिस महानिरीक्षक सुभाष चंद्र दुबे ने बताया कि जब महिला ने विक्षिप्त अवस्था में दक्षिण भाषा का प्रयोग किया तो एक चिकित्सक की मदद से काफी प्रयासों के बाद उसके परिजनों को 2 मोबाइल नंबरों की जानकारी हुई, जिसके बाद लगातार संपर्क बनाकर उनको बुलाया गया और पूरी जांच और पड़ताल के बाद महिला को उनके परिजनों को सौंपा गया। इन दिनों के दौरान महिला नागलक्ष्मी को नारी संरक्षण संस्थान व पुलिस लाइन की देखरेख में रखा गया था। तमिलनाडु राज्य की कोयम्बटूर जनपद की श्रीमती नागलक्ष्मी वाइफ ऑफ स्वर्गीय सेनवग मूर्ति आरो नरीनपुरम थाना एलनदुरई, जो पिछले 4 साल से अपने घर से लापता थी और पिछले लगभग 3.5 साल से आजमगढ़ जनपद की रह रही थी। उनकी मानसिक स्थिति स्थिर नहीं थी, एक प्रकार से अर्धविक्षिप्त सी जिंदगी यहाँ उनकी व्यतीत हो रही थी। पिछले 11 माह पहले मैंने उनको जब अपने आवास के बाहर विचरण करते देखा तो उस समय मैंने पुलिस जनों की मदद से उनके हेल्प का अपनी तरफ से मदद करने का प्रबंध किया। बहुत प्रयास के बाद पुलिस ने अंत में उनका नाम पता खोज निकाला। वो उपरोक्त पता जो मैंने बताया वहां की निवासिनी थी। कल उनका दामाद संतोष कुमार यहाँ पर आया था, पूरा परिवार मिलकर के आपस में बहुत भावुक हुआ। हम लोगों ने उनको उनके घर तक पहुंचने का टिकट की व्यवस्था करा करके उनको कोयम्बटूर की ट्रेन से वापस भेज दिया है। ललितपुर जनपद में खरीफ के सीजन में बोई जाने वाली मक्का की फसल के लिए सरकार द्वारा क्रय केंद्र खोले जाने से अब यहां के किसानों को एमएसपी खरीद का पूरा फायदा मिलने लगा है। जनपद के रोड़ा ग्राम में संचालित मक्का क्रय केंद्र 1850 क्विंटल न्यूनतम मूल्य पर खरीद की जा रही है। किसानों का मानना है कि प्रधानमंत्री की जो सोच है कि किसानों को एमएसपी का बराबर फायदा मिले, तो यहां मक्का किसानों को इसका अच्छा फायदा मिलने लगा है। 2 दिन में भुगतान की सुविधा भी मिल रही है। क्षेत्रीय विपणन अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा खोले गए इस मक्का क्रय केंद्र से 1500 मीट्रिक टन के लक्ष्य के सापेक्ष 500 मीट्रिक टन खरीद की जा चुकी है। 15 जनवरी तक चलने वाले इस केंद्र से अब तक 159 किसानों को 1 करोड़ से अधिक धनराशि का भुगतान उनके खाते किया जा चुका है।
मेरा नाम अरुण कुमार भोंडिले है, खुद का निवासी हूँ। और जो मक्का केंद्र यहाँ पर खोला गया है सर, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं बहुत सालों से, बहुत वर्षों से मक्का का उत्पादन तो कर रहा था, लेकिन उचित रेट मुझे मंडी में प्राप्त नहीं हो रहे थे। जो सरकार द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कहा गया है कि क्रय केंद्र चालू रहेंगे, उसके जो जनपद में पहला मक्का क्रय केंद्र इस वर्ष खोला गया है, उसके उपलक्ष्य में मुझे बहुत अच्छे रेट प्राप्त हुए हैं। हमारे किसान के लिए तो बेहतर सुविधा दी प्रधानमंत्री जी ने, और इस वर्ष मक्का पैदावार हुई और सर इसने MSP 1850 रुपये प्रधानमंत्री जी ने अच्छी दी, और बहुत इसके साथ हमें बहुत अच्छा, किसान से मंडी में जाते थे तो उधर सस्ता बिकता था, यहाँ प्रधानमंत्री जी ने अच्छा। ऐसी व्यवस्था हमें पहली बार मिली है इस वर्ष, और अभी तक जब भी मक्का ले जाते थे मंडी में 8-9 रुपये किलो बिकता था सर। पहली बार 1850 रुपये में बिका हुआ है हमारे यहाँ गोदाम रोरा गांव में कृषि सरकारी गोदाम में कांटा लगा हुआ है जी की सर। पहली बार इतनी फायदा हुई है कि 1850 रुपये में बिका हुआ, आज तक 8 या 9 रुपये किलो बिकता था। और यहाँ मंडी के रेट 8-9 रुपये किलो जाता था मक्का, और इसलिए हमारे यहाँ रोड़ा केंद्र में सरकारी गोदाम में जो प्रधानमंत्री ने जो मान लिया कांटा किया है तो 18.5 रुपया किलो की खरीद है, तो उससे हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग किसान भाइयों को बहुत बहुत सुविधा मिली है। जिला बाराबंकी कभी अफीम का गढ़ माना जाता था, मगर अब शिमला मिर्च टमाटर के साथ 56 कद्दू की बेल्ट के रूप में भी जाना जाने लगा है। यहाँ पर परंपरागत खेती छोड़कर किसान सब्जियों की खेती भी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉली हाउस वाले जिले में कई किसान आधुनिक तरीके से खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे ही बाराबंकी जिले के युवा किसान प्रमोद वर्मा ने सब्जियों की खेती के माध्यम से अपनी तकदीर बदली। प्रमोद वर्मा महज 5 एकड़ की खेती से मात्र 4 से 5 लाख की लागत लगाकर सालाना 15 से 20 लाख का मुनाफा कमाकर जिले में युवा किसानों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। किसान प्रमोद वर्मा ने बताया कि पारंपरिक खेती में आधुनिक मुनाफा न होने के कारण उन्होंने उद्यान विभाग से सब्जियों की खेती की जानकारी ली और 1 एकड़ में टमाटर और शिमला मिर्च की खेती की शुरुआत की, जिसमें अधिक मुनाफा देकर अब 5 एकड़ सब्जियों की खेती कर रहे हैं। इसमें टमाटर, शिमला मिर्च के अलावा 56 कद्दू, फूल गोभी, पत्ता गोभी आदि उगाई जा रही है। फायदा बहुत कम मिलता था। उसके बाद में धीरे धीरे करके उद्यान विभाग से संपर्क किया, तो वहाँ से संपर्क किया तो सब्जी की खेती के बारे में हमें नॉलेज मिली। तो जो है टमाटर, शिमला मिर्च के जो है खेती करनी मैंने शुरू की। तो 1 एकड़ में शुरुआत की मैंने, फिर धीरे धीरे करके जो है 2 एकड़ किया, 3 एकड़ किया, धीरे धीरे करके बढ़ाते गए। आज मैं 5 एकड़ में खेती कर रहा हूँ। सब लोग इससे संतुष्ट भी हैं और आय भी बहुत ज़्यादा हो रही है। साल में करीब जो है हमें 5 एकड़ में कर रहा हूँ तो 15-20 लाख रुपए साल में इनकम हो जाती है। प्रमोद वर्मा हमारे गांव में खेती किए थे, उसी के बाद हमने चालू किया 56 कद्दू, टमाटर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, फूल गोभी, गेंदा, इन्हीं के देख रेख में हमने काम चालू किया। 1 एकड़ से चालू किया, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं। और हमारे सरकार जो है प्रधानमंत्री किसानों की आय दुगनी करने के लिए बहुत सी स्कीम चलाए हैं। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओडिशा के संबलपुर स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान के स्थायी परिसर की रखी आधारशिला। ये संस्थान होगा ओडिशा की पहचान। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है लगातार। कोविड-19 से देश को सुरक्षित रखने से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक में दिखी उनकी दूरदृष्टि। लखनऊ समेत देश के 116 जिलों के 259 स्थानों पर चल रहा है कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। प्रदेश के 2 शहरों में आयोजित किया गया ड्राई रन। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर कलेक्ट्रेट में अधिवक्ता भवन की रखी आधारशिला। 9.8 करोड़ की लागत से बनेगा ये नवीन भवन। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।